प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने बादलों के बने हुए घरों में सैर की है? अगर नहीं की तो आज हम आपको करवाते हैं बादल के बने हुए घरों की सैर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो बादल समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि एक बादल वहीं जंगल में ही पानी की खोज करने लगता है। जंगल में सूखा पड़ने लगा है, हमें ज्यादा बारिश करनी होगी, इसलिए हम समंदर की तरफ अभी से ही रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में आसपास खोज में निकला हुआ बादल अब थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला था। पानी की खोज करते करते बादल को शाम हो गई थी, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं दिखा था। मन ही मन में बादल सोचता है, यहाँ तो मुझे पूरा दिन से पानी नहीं मिला और अब शाम होने पे आ गई है। मुझे कोई अच्छा सा नरम पत्तों वाला पेड़ देख के उस पे रात गुजारनी होगी और सुबह होते ही मैं भी समंदर की तरफ पानी पीने निकल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल किसी अच्छे और ऊंचे पेड़ की खोज करने लगता है। यहाँ पर शाम भी काफी हो जाती है और बादल को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। वो चलते चलते पारो चिड़िया के घोंसले के पास वाले पेड़ तक पहुंच जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। पारो चिड़िया के बच्चों ने बादल को पहली बार देखा था। इतने करीब से बादल देखने के बाद वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मम्मी आएगी हम मम्मी से इसके मुतालिक पूछेंगे। पता नहीं मम्मी कब आएगी, मम्मी से हम पूछेंगे कि ये इतना बड़ा पक्षी है क्या, ये क्या है आखिर। इधर पारो चिड़िया भी पूरा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन का खोज करने के बाद शाम को अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। वो सभी बादल को देखने लगते हैं, क्योंकि बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसलिए वो बहुत हैरान होते हैं। मम्मी मम्मी ये इतना बड़ा क्या है, क्या ये कोई पक्षी है या कुछ और है। अरे नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये बादल है। जो पिछली बार आपने बारिश देखी थी तो वो इसी बादल से ही आ रही थी। मम्मी मम्मी हमें उस बादल अंकल से बात करनी है, हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं नहीं बच्चों, वो पूरा दिन पानी की खोज करने के लिए निकले होंगे, अब वो थक गए होंगे, उनको आराम करने दो, आप लोग भी सो जाओ आप। बादल उनकी बातें ऊपर से सुन रहा होता है और कहता है, अरे प्यारी चिड़िया रानी, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बातें करके बहुत खुश होऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल उनके पास आ जाता है और फिर कहता है कि बोलो चिड़िया रानी, क्या बातें करनी है तुम्हें। अरे बादल भैया, जब हम लोग आपको दूर से देखते हैं तो आप हमें बर्फ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन अब तो आप हमें काफी सूखी हुई कपास की तरह लग रहे हैं। हाँ चिड़िया रानी, आप सही कह रही हो, मैं पानी की खोज में निकला हूँ। हमें पानी पीना होता है, तभी तो हम इतने ठंडे होते हैं और बारिश दे पाते हैं। तो क्या इस बारी आप बारिश नहीं दे पाएंगे? इस बारी जंगल में बारिश नहीं होगी क्या? अरे नहीं नहीं चिड़िया रानी, इस बार भी बारिश होगी और बहुत जोर से होगी। हम जंगल में पानी की खोज के लिए निकले हैं ताकि हमें समंदर तक का सफर ना करना पड़े। अगर ऐसी बात है तो आप मशरक की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पर पानी की नदी है, हम सारे पक्षी भी वहीं से पानी की प्यास बुझाते। अरे अगर ऐसी बात है चिड़िया रानी, तो मैं सुबह ही तुम सब पक्षियों के जागने से पहले ही मशरक की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस साल बहुत तेज बारिश होगी। तुम लोग अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों पे ही बना लेना, ताकि अगर पानी जंगल में इकट्ठा हो जाए तो तुम लोगों के घोंसलों को कोई नुकसान ना हो। बस फिर क्या था, जैसा बादल ने कहा था कि तुम सब पक्षियों के उठने से पहले ही मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो वो ऐसा ही करता है। पारो चिड़िया और उसके बच्चों के भी उठने से पहले वो वहां से मशरक की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है, पारो चिड़िया सबसे पहले राजा जी के पास चली जाती है, ताकि वो ये सारा माजरा राजा जी को बता सके। क्या हुआ पारो चिड़िया, तुम हमारे पास इतना जल्दी में क्यों आई? सुबह ही सुबह खैर तो है ना सब? जी राजा जी, सब खैर है। उसके बाद पारो सारी बात, जो रात वाला मामला था, वो राजा जी को बता देती है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर पारो तुम क्या कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? राजा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी पक्षियों को इकट्ठा करके ये बता दीजिए कि अपने घोंसले वो ऊपर के पेड़ों पे ले जाए, ताकि तंगी ना हो। ठीक है पारो, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ और जंगल में सभी पक्षियों को बता देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा जी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मुझे अपने घोंसले को ऊपर लेके जाना है। तुम जैसे पक्षी हमारे जंगल का नाज है पारो, मुझे तुम पर फख्र है। पारो ऐसा कह के चली जाती है और थोड़ी देर बाद सारे ही पक्षी जब जंगल में बैठे होते हैं तो वहां पर उल्लू सैनिक राजा जी का पैगाम लेके आ जाता है। सुनो पक्षियों, खबर मिली है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप सभी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों में ले जाएं ताकि बाढ़ आने की सूरत में आपके घोंसले ना डूबें। दूसरे साइड पर जो बादल पानी की खोज में मशरक की तरफ निकला था वो भी नदी के पास पहुंच जाता है और पारो के बताने के मुताबिक वहां पर उसे नदी मिल जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी नदी है, तो अब यहाँ से पेट भर के पानी पी लेता हूँ और अगली बार हम सभी बादल यहीं से ही पानी पिएंगे। उधर जो बादल समंदर की तरफ गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बादल बोलता है, साथियों हमें बहुत सा पानी पीना होगा, अपने दोस्त बादल के हिस्से का पानी भी हमें ही पीना होगा। हो सकता है जंगल में खोज करने के बाद भी उसे पानी ना मिले। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और पिछली बारी भी पानी कम होने की वजह से हम बहुत कम बारिश कर पाए थे। इस बार तो जंगल में सूखा ना पड़े इसलिए हमें बारिश ज्यादा करनी होगी। ऐसा कह के वो अपने साथी का पानी भी पी लेते हैं। दूसरी तरफ पारो चिड़िया उड़ती हुई लाली बुआ के पास आ जाती है। लाली बुआ ने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे शिफ्ट नहीं किया था। अरे लाली बुआ, क्या आपको जानकारी नहीं मिली कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है? आप क्यों नहीं अपना घोंसला लेके गए? इधर लाली बुआ आराम से भोजन खाते हुए बोलती है, ये राजा जी को क्या ख्वाब आता है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ जाएगी? अरे नहीं लाली बुआ, ऐसी बात नहीं है। राजा जी को बारिश के बारे में मैंने ही बताया है। वो असल में हुआ यूं कि फिर पारो चिड़िया सारी बात लाली बुआ को बता देती है कि किस तरह से बादल ने उसको बताया। मैं नहीं मानती इस तरह की बातों को। मैं तुम सब में से ज्यादा उम्र वाली हूँ और मैंने बहुत से तूफान भी देखे हैं और तूफानों का सामना भी किया है। मैं मेरा घोंसला लेके कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। अरे लाली बुआ, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप देख ले, आप अपने कामों को बेहतर जानती हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे अकेले ही घोंसला लेके ऊपर जाना है। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहां से उड़ती हुई वापस आ जाती है और इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद सारे ही पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर ले जाते हैं। अब सारे पक्षियों के घोंसले ऊपर के पेड़ों पे बन चुके थे और इस तरह से उनको ये लगता है कि अब वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहेंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर से बादल सारे एक एक करके इकट्ठे होने लगते हैं। मशरक में पानी पीने गया हुआ बादल भी आ जाता है और समंदर वाले बादल भी आ जाते हैं। अरे साथियों, तुम इतना पानी पी के क्यों आ गए? इतना पानी पीने से तो अब हमें बारिश बहुत ज्यादा करनी होगी। हमने सोचा कि तुम्हें पानी मिले या ना मिले, हमें ही तुम्हारे हिस्से का पानी पी लेना चाहिए ताकि बारिश को ज्यादा कर सके। चलो अब इन बातों का टाइम नहीं, तेज बारिश करते हैं। हाँ चलो साथियों, तेज बारिश करते हैं, चलो करते हैं। बादलों ने तो एक्स्ट्रा पानी पी लिया था इसलिए उनको बहुत तेज बारिश करनी पड़ती है और बारिश 2 दिन तक जारी रहती है, इसलिए जंगल में बाढ़ आ जाती है। जैसा कि बादल ने पहले से ही बता दिया था, जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा होने लगता है। राजा जी ने ये खबर तो सभी पक्षियों को दे दी थी और जो पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों पे ले जाते हैं उनके तो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे लाली बुआ, जिसने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे नहीं लेके गई थी, उसके घोंसले में पानी आ जाता है। पानी बहुत जल्दी ही लाली बुआ के घोंसले तक पहुंच जाता है और लाली बुआ का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में डूब गया, मेरा घोंसला बह रहा है, बचाओ। लाली बुआ देर ना करते हुए वहां से उड़ जाती है और वो पारो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। पारो, अरे पारो, दरवाजा खोल, मुझे अंदर ले ले, मैं पानी में भीग रही हूँ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। पारो चिड़िया दरवाजा खोलती है और लाली बुआ पारो चिड़िया के पास आके बैठ जाती है।
देखा बुआ, मैं ना कहती थी कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ सकती है। अब देख लिया आपने अपनी आंखों से सब कुछ। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि बाढ़ का पानी पारों के घोंसले तक भी पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। बुआ देर मत करते हुए चलिए यहाँ से। वो सब के सब एक ऊंचे पेड़ पे आ जाते हैं जहाँ पहले से भी बहुत से पक्षी इकट्ठे हुए थे। बारिश अभी भी बहुत तेजी से जारी होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ वो वाला बादल आ जाता है जिसकी मदद पारो ने की थी। बादल भैया, तेज बारिश होगी ये तो बताया था, लेकिन इतनी तेज होगी ये नहीं बताया था आपने। क्या बताऊं पारो चिड़िया, असल में मेरे साथी मेरे हिस्से का पानी भी समंदर से पी के आ गए थे। उनके नजदीक पता नहीं मुझे यहाँ जंगल में से पानी मिले कि ना मिले और फिर बारिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मजबूरी में आके हमें बहुत ज्यादा बारिश करनी पड़ी है। वो बात तो ठीक है बादल भैया, लेकिन बारिश बहुत तेज है, हम अपने घोंसले तो नहीं बना सकते और बाढ़ का पानी भी बहुत ज्यादा है। हम तो मर ही जाएंगे और अगर बच भी गए तो भूख के कारण हम वैसे ही मर जाएंगे। हम अब क्या करें? अरे चिड़िया रानी, तुम फिक्र ना करो, ये लो बादलों के बने हुए घर। ये घर आप सब पक्षियों के लिए बहुत सुरक्षित और मजबूत हैं। आप सब इनमें बाढ़ का पानी कम होने तक रह सकते हो और जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप इसमें आराम से रहो। हाँ, जब आप लोग इससे बाहर निकलोगे तो ये अपने आप ही मेरे पास लौट आएंगे। इसमें मैंने फल और अनाज भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भैया, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे और अब हम आराम से बादलों के घरों में रहेंगे। बारिश आगे 2 दिन तक जारी रहती है और 2 दिन में बादलों के बने हुए घरों में पक्षी आराम से मजे ले लेते हैं और वो सैर भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बादलों के बने हुए घरों की सैर करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजू जी, आज आप काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। मुझे और कुकू को मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। पापा, आज मैं बहुत से खिलौने भी लूंगा, आपने कहा था कि आप मुझे खिलौने दिलवाएंगे। राजू चिड़ा का जामन का बाग था और उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गया करती थी क्योंकि उनके जामन बहुत अच्छे बिक जाते थे। वो मार्केट में जाके सारे जामन बेच दिया करता था। सुबह ही सुबह वो अपने बाग में जाता है। बहुत से जामन गिरे होते हैं। एक दिन पहले काफी तेज बारिश के कारण बहुत से जामन पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे वाले जामन भी उठा लेता है और ऊपर से भी तोड़ लेता है। अब वो सोचता है कि नीचे वाले जामन तो उसे बहुत कम रेट में बेचने होंगे। ऐसा करता हूँ, ये जो नीचे गिरे हुए जामन है इसको आधे रेट में बेच दूंगा। इस तरह से मेरा नुकसान भी नहीं होगा और जामन भी बिक जाएंगे। बस फिर वो ऐसा ही करता है। वो जो नीचे गिरे हुए जामन थे उनको आधे रेट में बेचता है और पेड़ से तोड़े हुए जामन को पूरे रेट में बेचता है। उसका रेट भी बहुत अच्छा था, इसलिए सारे ही पक्षी आके उससे जल्दी से जामन खरीद लेते थे। वो अपने जामन जल्दी जल्दी से बेच के वापस घर आ जाता था। इस तरह से उनकी बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गोरी कवि और कालू कौवा रहते थे। गोरी कवि इनसे बहुत जलती थी। आने दो कालू जी को, आज तो कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी इनका। बस फिर क्या था, कालू कौवा भी काम से लौट आता है। जैसे ही कालू कौवा आता है गोरी कवि तो उसे शुरू ही हो जाती है। कालू जी, ये पारो चिड़िया बहुत ज्यादा इतराने लगी है, मुझसे नहीं देखी जाती इसकी ये सारी शेखियाँ। अब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लो, इसके जामन के बाग को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। मेरे से भी राजू चिड़ा की इतनी तरक्की तो नहीं देखी जाती। कितना अमीर हो गया है वो, तो जामन बेच के पैसे ही पैसे कमा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम उल्लुओं से जाके बात करते हैं। उल्लुओं के हालात आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अरे हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे ज़हन में भी नहीं आया था। हम ऐसा करते हैं, उल्लू से ही जाके बात करते हैं। और वैसे भी उल्लू का मुकाबला कहाँ कर सकता है ये चिड़ियों का परिवार। बस आज ही चलते हैं अब। ऐसी प्लानिंग करके कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत ही वहां से चल पड़ते हैं। वो उड़ते हुए उल्लुओं के ठिकाने पे जाते हैं जहां उल्लू रहा करते थे। उल्लू आराम से बैठे होते हैं एक पेड़ के ऊपर। गोरी कवि और कालू कौवा दूर से ही उल्लू को देख के उनके पास आ जाते हैं। उल्लू भैया, ये बताएं आजकल आपके हालात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है ना? खा पी रहे हो ना? सब ठीक तो चल रहा है? कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की?
हालात का तो पूछो ही मत, कैसे चल रहे होंगे हमारे हालात, बड़े अजीब हालात चल रहे हैं आजकल। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें यहाँ आके हमारे हालात के बाबत पूछना पड़ गया? वो मैं तो यहाँ पर आपके भले के लिए ही आई हूँ, हम तो वहां से उड़ते हुए आपके भले के लिए ही यहाँ आए हैं। देखो ना, एक ही जंगल के पक्षियों को एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप उस पर अमल करो। तुम कवे हो, कवे कवे किसी के नहीं होते, हम अच्छे से जानते हैं। हम उल्लुओं को उल्लू कोई नहीं बना सकता। अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और इसमें तुम्हारा अपना क्या फायदा है? उल्लू भैया, अब आपसे हम क्या छुपाएं, बात ये है कि यहाँ पर एक पारो चिड़िया और राजू चिड़ा रहते हैं जिनका जामन का बाग है। वो बहुत अमीर हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके जामन के बाग पे कब्जा कर लो। अच्छा चलो, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हम तो तुम्हें हिस्सा देने से रहे, क्योंकि जो कब्जे वाला काम है वो तो हम ही करेंगे, इसलिए सारे पैसे भी हम ही रखेंगे। ठीक है उल्लू भाई, आप हमें कुछ ना देना, बस हम तो उनका नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं और हमें हर समय तंग करते रहते हैं, इतराते भी बहुत हैं। हाँ उल्लू भाई, वो हमें बहुत तंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपका जो बुरा समय चल रहा है आपका भी कोई भला हो जाएगा। इसमें तो हम दोनों का ही भला हुआ ना। ठीक है, अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह सुबह आके हमें जरा वो बाग दिखा देना जामन का, बस फिर तुम बेफिक्र हो जाना। सारा मामला तय करने के बाद कालू कौवा और गोरी कवि वहां से खुशी खुशी उड़ते हुए आ जाते हैं वापस घर को। तो बस ये दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के बाद सुबह होती है। सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजू चिड़ा भी अपने जामन के बाग की तरफ जाता है, क्योंकि वो मुंह अंधेरे ही जाया करता था और फिर जामन इकट्ठे करने के बाद मार्केट में जाके बेचा करता था। वो जाके देखता है तो आज भी बहुत से जामन लगे हुए थे। वो तो बहुत खुश हो जाता है। आज जल्दी जल्दी से अपने सारे जामन बेच लूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे को मार्केट लेके जाऊंगा। 2 दिन से कुकू कह रहा है। इधर कालू कौवा भी उल्लुओं को लेके उसके पास ही आके बैठ जाता है। वो पास वाली जगह पर बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, राजू को जामन इकट्ठा करते हुए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बाग है। हाँ उल्लू भाई, मैं आपको कहता नहीं था कि इनका बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये जामन के। अब आप अपना काम शुरू करो। उल्लू भैया, मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है, आप इनके बाग पे कब्जा कर लो ताकि मेरा भी बदला पूरा हो। अरे कालू कवे, तुम रो नहीं, बस अब तुम फिक्र ना करो। मैं देखना किस तरह से उल्लुओं वाली चाल चलता हूँ और इनके सारे के सारे बाग पे कब्जा कर लूंगा। बस तुम फिक्र ना करो। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सुबह जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि पहले से ही उल्लू उसके बाग में मौजूद होते हैं। अरे उल्लू भाई लोग, क्या आप लोगों ने मुझसे जामन खरीदने हैं? आप मेरे बाग में सुबह ही सुबह कैसे आए हैं? अगर जामन लेने हैं तो मैं अच्छा दाम लगाऊंगा। अरे कौन सा तुम्हारा बाग और कौन से जामन हमने तुमसे खरीदने हैं? निकलो, आज से ये बाग हमारा है। जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये बाग मेरा है। मैंने कितने सालों की मेहनत से ये बाग लगाया है। मेरे साथ आप ऐसा मजाक ना करें। कौन सा मजाक और कौन सा बाग? तुम अगर अपने अच्छों को भी लेके आओ तो तुम हम उल्लुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर क्या था, बेचारा राजू चिड़ा वहां से मायूस होके चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वहां से सीधा राजा जी के पास जाता है और राजा जी को जाके वो पूरी की पूरी बात बता देता है। अरे राजू, तुम फिक्र ना करो, वो बाग तुम्हारा ही है। तुम जाओ और अपने बाग से जामन तोड़ो, इनको तो मैं देखता हूँ। फिर राजा जी अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं और गोरी कवि और कालू कौवा साथ में दोनों उल्लुओं को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से उनको उनके किए की सजा मिल जाती है और राजू चिड़ा फिर से ही अपने सारे जामन तोड़ के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है।
इस तरह से थोड़ी सी बहादुरी दिखाने पे और अक्ल से काम लेने से राजू चिड़ा फिर से अपने बाग को वापस ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छे काम का अच्छा अंजाम और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बाय बाय।